जोहार नमस्कार, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस नए सेगमेंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इस नए सेगमेंट में मैं आज आप सभी के साथ बातें करूंगा कि कैसे 1 जुलाई 2024 से भारत में नई न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, नई न्यायिक व्यवस्था की प्रणाली को स्थापित किया गया है। तो चलिए हम शुरू करेंगे कि कैसे 1 जुलाई 2024 से आईपीसी की धाराएँ, सीआरपीसी की धाराएँ अब इतिहास हो गई है। मैं आपको बता दूं कि बीते 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद अब भारत में नई न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है। और ये नई न्यायिक व्यवस्था को अपनाने का जो घटना है या जो परिघटना है कोई 1 या 2 दिन में नहीं हुआ है। पूरे 4 साल के मैराथन गहन मंथन और चिंतन के बाद ये तय किया गया कि भारत में जो कानून व्यवस्था है, जो कानून की जटिलताएँ हैं, उसका सरलीकरण किया जाए और व्यवस्था को बदला जाए। तो मैं बता दूँ इस 4 साल के दौरान, 4 साल के गहन मंथन चिंतन के दौरान इसमें 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, 16 उच्च न्यायालय, 22 लॉ यूनिवर्सिटी, 142 सांसद, 270 विधायक और भारत की वैसी प्रबुद्ध लोग या वैसा वर्ग जो कानून की जानकारी रखते हैं, विशेषज्ञ है, उनके सुझाव और सलाह के बाद ये फैसला लिया गया। और 1 जुलाई 2024 से भारत में अब नए कानून व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। तो ये नया कानून व्यवस्था है, पहला है BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा है BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 और उसके बाद है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये रिप्लेस किए हैं IPC और CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट। इस तीनों को बदलकर ये 3 कानून को लागू किया गया है। तो हम बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे या मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इन तीनों कानूनों में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो पहले मैं बात करूंगा BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। तो मैं बता दूं भारतीय न्याय संहिता IPC के स्थान पर लाया गया है और भारतीय न्याय संहिता में जो कि IPC में पहले 511 धारा थी, लेकिन BNS में मात्र 356 धारा है और इसमें 175 धाराओं को बदला गया है और 8 नई धाराओं को जोड़ा गया है और 22 पुरानी धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। अब आते हैं इस पर क्या क्या प्रावधान है। तो पहला इसमें हम आते हैं कि इसमें आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। दरअसल भारत देश या सरकार का तर्क है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, तो अपने हक अधिकार की आवाज़ कोई भी बुलंद कर सकता है। तो इस तरह इसलिए राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है। आतंकवाद को नई तरीके से परिभाषित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों या अलगाववाद के कारण राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को अगर खतरा या चुनौती मिल रही हो तो वो न्यायालय में उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सकता है और उस पर आरोप या सज़ा तय किया जा सकता है। अब आते हैं BNS के अंतर्गत ही महिलाओं एवं बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। देखा ये जाता है कि बहुत सारे मामले में रोजगार का प्रलोभन देकर, शादी का झांसा देकर, पदोन्नति का झांसा देकर यौन शोषण का मामला प्रकाश में आता है और यदि यौन शोषण का मामला सही पाया जाता है तो उसे भी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। या गैंगरेप या सामूहिक दुष्कर्म जैसा मामला सामने आता है तो उस पर 20 साल की सज़ा या मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया गया है। या 18 साल से कम कि युवतियों के साथ या किशोरियों के साथ ऐसा मामला आता है तो उसमें भी अब आजीवन कारावास और मृत्यु दंड की सज़ा का प्रावधान है। और इसमें यह बहुत ज़रूरी कर दिया गया है कि जो पीड़ित का बयान है उसका बयान का रिकॉर्डिंग किया जाए या साक्ष्य के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाए। अब हम आगे आते हैं BNSS में कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कि इसमें क्या कानून है, इसमें कौन कौन से धाराएँ हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या है कि 533 धाराएं हैं और इसमें क्या है कि 160 धाराओं को बदल दिया गया है और इसमें क्या है कि 9 नई धाराओं को जोड़ा गया है और 9 पुरानी धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। अब इसमें क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बहुत अच्छा सिस्टम है कि इसमें 0 FIR का प्रावधान लाया गया है। 0 FIR के प्रावधान करने का मतलब है कोई ज़रूरी नहीं है कि FIR हम जो थाना क्षेत्र संबंध रखते हैं उसी थाना क्षेत्र में जाके या थाना में जाके हम FIR करें। हम किसी भी थाना या OP में जाके अपना FIR दर्ज कर सकते हैं और उस थाना के पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि 15 दिनों के भीतर मैं जिस थाने या थाना क्षेत्र का वासी हूँ उस थाने को वे केस ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें एक E-FIR का भी सिस्टम है, प्रणाली है। E-FIR के सिस्टम का प्रणाली ये है कि जो भी थाना में केस दर्ज हुआ तो उसे जो अधिकारी अधिकृत होते हैं उसे
एक सप्ताह के अंदर उस व्यक्ति या उस परिवार तक उसे पहुंचाने की ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी माध्यम है उसके पहुंचाने की जिम्मेवारी होती है। अब आते हैं इसी के आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया गया है कि आरोप पत्र दाखिल करने का समय क्या होता है। तो इसमें आरोप पत्र दाखिल करने का समय 90 दिन रखा गया है। अगर आरोप पत्र दाखिल हो गया उसके बाद न्यायालय को अगर लगता है कि इसमें टाइम को एक्सटेंड किया जाए क्योंकि जांच को पारदर्शी बनाने के लिए उसमें समय लिया जाए तो न्यायालय 90 दिनों का और समय ले सकते हैं और पूरे 180 दिनों के अंतराल में ये तय कर लिया जाता है और आरोप पत्र दाखिल करने के बाद ट्रायल शुरू कर दिया जाता है और उस पर सुनवाई शुरू की जाती है। अब आते हैं कि आरोप तय करने की समय सीमा क्या है। तो आरोप पत्र दाखिल भी हो गया, आरोप अब तय करने की समय सीमा के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो मैं बता दूं, इसमें 2 महीने का समय दिया जाता है और 60 दिनों के अंदर आरोप तय किया जाता है और उसके बाद बहस शुरू होती है और बहस जब शुरू होती है तो 30 दिनों के भीतर बहस करने के दौरान ही निर्णय लिया जाता है और जब निर्णय आ जाता है तो यह 1 सप्ताह के भीतर जो निर्णय आता है उससे संबंधित व्यक्ति को जानकारी देनी होती है। अब हम आते हैं BNSS के तहत ही एक फॉरेंसिक रिपोर्ट का एक टर्म आता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के टर्म ये है कि अगर सज़ा 7 साल के मामले की हो तो जो भी जिस मामले में आपराधिक मामले में 7 साल की सज़ा हुई है उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है और फॉरेंसिक से जुड़े अधिकारियों को साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करना होता है। अब हम उसके आगे आते हैं कि यदि हम किसी सरकारी पदाधिकारी पर या पुलिस पदाधिकारी पर आरोप तय करते हैं तो यह एक सिस्टम है कि 120 दिनों के अंदर उसके विरुद्ध ट्रायल शुरू करना होता है सरकारी पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध। और अगर यदि 120 दिनों के अंदर ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो वह डीम्ड परमिशन के अंतर्गत चला जाता है और उसके बाद फिर ट्रायल शुरू होता है। अब हम आगे आते हैं मॉब लिंचिंग। चूँकि मॉब लिंचिंग का प्रावधान पहले भी था, उसमें सज़ा पहले भी था और अभी भी है। अब क्या है कि मॉब लिंचिंग कि कानून को और सख्त कर दिया गया है। इसमें तय किया गया है कि यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, जिसको हम भीड़ कर सकते हैं, मिलकर किसी घटना को अंजाम देते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं, किसी व्यक्ति को भाषा, धर्म, लिंग, संप्रदाय के आधार पर या उसकी मान्यता के आधार पर उसके साथ हिंसा की जाती है या उसकी हत्या कर दी जाती है तो इसमें भी 7 साल की सज़ा से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। अब हम आते हैं मानसिक स्वास्थ्य। इसमें क्या है, BNSS के तहत मानसिक स्वास्थ्य का भी प्रावधान है कि यदि किसी महिला को लगे कि उसके साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा है, जिससे वे मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो वे उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं और उस मुकदमा को अगर सही पाया गया तो उस व्यक्ति के खिलाफ 3 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है, उस व्यक्ति को 3 साल की सज़ा हो सकती है। अब हम आगे आते हैं तीसरे अधिनियम के बारे में, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मैं बता दूं, पहले 167 धारा थी, अब 170 धारा है और इसमें क्या है कि एक नई धारा को जोड़ा गया है और 5 पुरानी धारा को समाप्त कर दिया गया है। इसमें यह है कि इसमें चूँकि ये साक्ष्य से जुड़ा हुआ है तो साक्ष्य को डिजिटलाइजेशन करने का प्रयास किया गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, ईमेल है, मैसेज है तो या SMS है, इन सभी को भी अब वैधानिकता प्रदान कर दी गई है। इसके आधार भी अब शिकायत दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। अब हम आगे आते हैं इसके बाद कि जब इसमें है कि FIR हुआ, केस की डायरी बनी, उसके बाद सर्च हुआ, उसके बाद जजमेंट आया, इन पूरे प्रावधानों को, पूरे प्रक्रियाओं को डिजिटलाइजेशन या उसे रिकॉर्डिंग करने का प्रावधान किया गया है ताकि किसी निर्दोष को सज़ा ना मिल सके, निर्दोष व्यक्ति को भुक्तभोगी ना बनना पड़े। अब इसके बाद कुछ विशिष्ट प्रावधान है इस कानून में। विशिष्ट प्रावधान यह है कि अगर कोई सेशन न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी व्यक्ति को, किसी अभियुक्त को भगोड़ा घोषित करती है और वह फरार चल रहा होता है तो उसके विरुद्ध भी उसके अनुपस्थिति में सुनवाई हो सकती है और उस पर सज़ा तय किया जा सकता है। फिर वो चाहे व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, चाहे अफ्रीका के जंगल में हो, नॉर्थ पोल में हो, साउथ पोल में हो, उसके विरुद्ध उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे सज़ा दिया जा सकेगा। और अगर उसे जो सज़ा आएगा उसके विरुद्ध अगर अपील करनी है तो उसे कानून का अनुपालन करना पड़ेगा। तो ये बहुत तमाम तरह के कानून हैं जो कि उसे अंगीकार किया गया है 1 जुलाई 2024 को। और हम सभी अब यह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत की जो न्याय प्रणाली है, आपराधिक तंत्र है, उसमें सुधार होगा और कानून
की जो जटिलताएं हैं वो सरल होगी। लोगों में जो कानून का डर है, जो वो कहते हैं कि कानून के मामले में पढ़ना बेवकूफ़ी है, वो इस अवधारणा से दूरी बनाएंगे और इस अवधारणा से जुड़ेंगे कि वे कानून के साथ जुड़ेंगे और अपने हक अधिकार के लिए वो अपनी आवाज़ मुखरता से बुलंद करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को सुना, आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। BNSS और BSA आपको समझ में आया होगा। आप सभी को धन्यवाद। जोहार।